नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष में आज बातचीत करेंगे उत्तराखंड की अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई की। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है। धामी सरकार का अवैध मदरसों पर रुख एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले दिनों विकासनगर में अवैध मदरसों पर कार्रवाई के बाद मुस्लिम संगठनों का भारी विरोध इस कार्रवाई के संबंध में शासन प्रशासन के खिलाफ देखने को मिला था। बावजूद इसके प्रशासन ने विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र में एक बार फिर चुन चुन कर अवैध मदरसों को सीज करने का अपना क्रम बदस्तूर जारी रखा है, जिसके लिए भारी पुलिस बल का इंतजाम किया गया था। हालांकि इस दौरान प्रशासन को लोगों को कड़ा विरोध भी झेलना को पड़ा, लेकिन अधिकारियों ने भी उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया। कांग्रेस ने इसी बहाने धामी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि सरकार असली मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है। तो अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई और तेज हो गई है उत्तराखंड में, लेकिन उसके साथ ही यह भी सवाल खड़ा कर रहा है सत्ता पक्ष कि आखिर अवैध मदरसे क्यों पनप रहे हैं और अवैध मदरसों पर कार्रवाई का विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन पलटवार करते हुए कांग्रेस भी धामी सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन इसके मूल में अवैध मदरसों की बात है, तो अवैध मदरसों से किसको फायदा होता है, यह सवाल लगातार सरकार पूछ रही है। देवभूमि की फिजा इन दिनों कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। लगातार अवैध मदरसों के ऊपर धामी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कार्रवाई तेज कर दी गई है। ऐसे में यह तमाम कवायद एक तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि क्या अवैध मदरसों पर की जा रही कार्रवाई सही है, और इसी के ऊपर लगातार चर्चा जारी है। अवैध मदरसे, अवैध निर्माण, अवैध मजार और लव जिहाद, छूत जिहाद, ये सब भाजपा के वार क्राई है। इनके बिना तो भाजपा का अस्तित्व है ही नहीं। जब इनको तो वो उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं सुबह गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ और उसके बाद राम राम कहता हूँ, तो भाजपा जो है सुबह सुबह उठ करके भाजपाई लव जिहाद, थूक जिहाद, यही सब पेशाब जिहाद, क्या क्या जिहाद है, इन्हीं जिहादों को और ये अवैध कब्जे जिहाद आदि आदि पुकारते रहते हैं। ये इनके वार क्राई है, ये भाजपा के वार क्राई है। इनके बिना भाजपा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और अवैध मदरसों पर यह कार्रवाई और इसको लेकर लगातार ऊहापोह की स्थिति पूरे उत्तराखंड में दिखती नजर आ रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राजेश बिष्ट साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब भी जुड़ गए हैं। ये अध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कासमी साहब आप ही से, क्योंकि आपत्ति आप ही को है। सरकार के किए गए इस एक्शन पर आप विरोध जता रहे हैं। आप अध्यक्ष भी हैं मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के। सरकार यह दलील दे रही है कि भाई अगर मदरसा अवैध है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। यह सवाल भी बनकर सामने आ रहा है, यदि मदरसा बोर्ड से ये तमाम मदरसा पंजीकृत होते तो शायद यह कार्रवाई नहीं होती, दस्तावेज पर्याप्त होते तो यह कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, और इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं कासमी साहब? आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उत्तराखंड देवभूमि राज्य जो एक आदर्श राज्य है उसके सेवक के तौर से और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के चल रहे हैं। वो कभी भी किसी भी अनियमितता से समझौता नहीं करते और न ही उन्होंने अपने
अपने पूरे कार्यकाल के अंदर किसी के साथ भेदभावपूर्ण कोई कार्रवाई की है। तो मैं वादे करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मदरसों पर जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई किसी भेदभाव या किसी और चीज का किसी देश भाव का कारण नहीं है, बल्कि वो उन मदरसों को जो अपंजीकृत हैं, जो नियमित नहीं है, उन्हें नियमित करने का एक मार्ग है। और उस मार्ग पर चलकर के सरकार अगर कहीं भी, ये सरकार की मौलिक जो है वो कर्तव्य है कि वो ऐसे इदारों का जो उनकी सरकार में चल रहे हों उनका निरीक्षण करें, और अगर निरीक्षण में वो सही नहीं पाए जाते तो उस पर कार्रवाई करें। तो मैं समझता हूं कि मदरसा उत्तराखंड राज्य है उसके अंदर जितने मदरसे भी रजिस्टर्ड हैं उन लीगल पर कोई कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई उन पर है जो इलीगल है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है, आप कह रहे हैं मुफ्ती साहब की जो भी कार्रवाई हो रही है वह कार्रवाई ठीक है ना, आप संतुष्ट हैं उससे? मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उनकी सरकार जो एक्शन ले रही है वो न्याय उचित है और उसमें बिल्कुल कहीं भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हमने अभी मदरसों को बार बार ये कहा है कि आप अपने सारी चीजों को नियमित रखें। और अभी गत दिनों हमने सारे मदरसों को मंजूरी भी दी है, उन्हें वैधता की तरफ लाने का प्रयास है। हम उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में जुड़े, वो डिसिप्लिन के अंदर आए। जो कांग्रेस ने अपने 60 साल कार्यकाल के अंदर मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और वोट बैंक बना करके उन्हें डिसिप्लिन से निकाला, उन्हें अनियमितता की आदत किसने डाली? कांग्रेस ने डाली है। और ये कांग्रेसी अपने वोट बैंक के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। जिस तरह से आज कह रहे हैं ये भाजपा का भी नाम लिया, मुझे ये कहने की आवश्यकता तो नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखें कि 60 साल में आपने मुसलमानों को कहाँ लाके खड़ा कर दिया, सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए। ये भाजपा की सरकारें हर जगह बगैर किसी भेदभाव के कार्य कर रही है। ये वोट बैंक नहीं मानती बल्कि चलिए ठीक है, ये तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करती है, ठीक है, संतोषकरण में विश्वास है। ठीक है कासमी साहब। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी या उनकी सरकार के बारे में अगर कोई विपक्षी दल ये कहता है कि कहीं यानी कोई कार्रवाई जो है वो भेदभावपूर्ण हो रही है, ऐसा नहीं है। सारे मदारिस का, सारे मदरसों के संचालकों का ठीक है कासमी साहब, देखिए ठीक है, समझ गए आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश बिष्ट साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिष्ट साहब, अब अगला सवाल आप ही से। पहले अध्यक्ष, एक मिनट कासमी साहब, अध्यक्ष साहब के पास इसलिए भी गए थे भाई कि सर्टिफिकेट तो वही देंगे ना कि क्या स्थिति है, क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बिष्ट साहब बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस कार्रवाई से, तो कहाँ कोई गतिरोध है। लेकिन एक गतिरोध उभरता हुआ यह नजर में आता है कि विपक्ष कहता है इसे धर्म के चश्मे से देख रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है? क्या यह तुष्टीकरण के तहत किया जा रहा है? उनका अपना स्टैंड है, आपका स्टैंड क्या है? कुणाल जी, देखिए, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सौहार्द, शांति, भाईचारा। और जब हम तमाम देश के अन्य राज्यों की तुलना उत्तराखंड के साथ करते हैं तो हमें ये कि उत्तराखंड सबसे शांत और भाईचारे वाला प्रदेश है। यहाँ पे सभी जो वर्ग के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, हमेशा सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते हैं। और ये बहुत पुराना इतिहास रहा है उत्तराखंड का। और मैं अपने भाई कासमी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जिस प्रकार से इन्होंने ये जो कार्रवाई हुई है और उस पे उन्होंने अपना ज्ञान दर्शन दिया और उन्होंने लोगों को आगाह किया। देखिए, ये भी उसी धर्म से आते हैं जिस धर्म के लोग आज की तारीख में कहीं ना कहीं अपने आप ही एक सेट कर चुके हैं, एक नैरेटिव सेट कर चुके हैं कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी है तो ये हमारे विरोधी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रदेश की जो सरकार है, खासतौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में, वो सबके साथ एक ही विकास की धारा के साथ चलना चाहते हैं और सबके लिए तमाम वही काम करना चाहते हैं जिसके तहत उत्तराखंड को उन्नति मिले, प्रगति मिले और सबके जीवन में खुशहाली आए। अब ये जहां तक कांग्रेस की बात की जा रही है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे पूरे उत्तराखंड को मालूम है, यहाँ के लोगों को मालूम है कि तमाम कांग्रेसी नेता हमेशा ये चाहते हैं कि अपने समय पे जब उनका कार्यकाल रहा काम करने का,
उस समय तो उनके द्वारा उत्तराखंड को लूटने के अलावा दूसरा काम नहीं किया गया। अब वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी पे इस प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता जब विश्वास जता रही है, दूसरा मौका दे रही है, 5 सांसद यहाँ से लगातार जिता के भेजे, नगर निकाय में जिताकर भेज दिया सभी यहाँ पे महापौरों को, तो इस बात से अपने आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से बिल्कुल संतुष्ट है और वो ये चाहती है कि यही पार्टी इस प्रदेश के अंदर सरकार चलाए। अब अगर कोई चीज अवैध हो रही है, कोई चीज अतिक्रमण के तहत हो रही है, कोई चीज जानकारी के अभाव में हो रही है, कोई चीज आप इस प्रकरण के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं अगर हमारे को कहीं पे जगह मिलते तो हमें कब्जा लेनी चाहिए। देखिए किसी भी काम को, चाहे अगर विद्यालय भी खुलता है, एक प्राइवेट स्कूल भी खुलता है, तो उसके लिए नॉर्म्स बने हुए हैं, रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस बना हुआ है। अगर आप मदरसा चलाना चाहते हैं, सरकार ये नहीं कहती है मदरसे मत चलाइए। अगर मदरसे सारे ही खराब होते तो इस प्रदेश के अंदर सभी मदरसे बंद कर दिए जाते। कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उन मदरसों पे हो रही है जो अवैध संचालन किया जा रहा है, और वहां पे अगर वो अवैध भूमि और अतिक्रमण की जगह पर अगर सरकारी भूमि पे या किसी की व्यक्तिगत भूमि पे अगर अधिक आबादी होने के बावजूद आप लोगों ने उसको एक तरह से घेरा बना के अगर वहां पे ऐसे मदरसे चलाएं तो बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। और वो किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर किसी भी धार्मिक स्थल पे अवैध रूप से कब्जा किया जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस कब्जे को वहां से हटाया जाए, ताकि आपस में अन्य लोगों के बीच में सौहार्द बना रहे और बीच में कोई ऐसी गर्मा गर्मी ना हो जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अवैध मदरसों के ऊपर यह कार्रवाई हो तो रही है, इनको सील करने की प्रक्रिया है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति भी खूब हो रही है। इसको लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता अपने अपने चश्मे से देखते हैं, लेकिन सवाल मध्य में यही है कि जो चीज अवैध है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। कासमी साहब, रुख आपका करते हैं। एक सवाल आपसे भी तो बनता है सर, आप अध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के, आपके नाक के नीचे इतने सारे अवैध मदरसे चल रहे थे, पनप रहे थे, आप इन चीजों को क्या नोटिस नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि विरोध तो हो रहा है। यदि जो बच्चे वहां तालीम हासिल कर रहे हैं उनका भी क्या कसूर है? उन्हें थोड़ी ना पता भाई कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। क्या आपने वह स्क्रूटिनी नहीं रख पाई? क्योंकि संख्या की तो बात करेंगे तो चलिए कर ही लेते हैं। अभी तक में कुल 53 मदरसों के ऊपर कार्रवाई कर दी जा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में मदरसों पर कार्रवाई और इतनी बड़ी संख्या आपके चश्मे से नोटिस ना हो पाना, ये किसका फेलियर है? कासमी साहब। दरअसल जो हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी सीमाएं कार्रवाई करने की नहीं थी। हमने शासन से कहा है कि अगर हमें कार्रवाई करने की हमारे पास अथॉरिटी होती तो हम इन्हें बिल्कुल नहीं संचालित होने देते। हमारी जो सीमा थी वो ये थी कि हम बार बार उन्हें आगाह कर रहे थे अन्य माध्यमों से कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। कार्रवाई जो प्रशासनिक हुई है, प्रशासन ही कार्रवाई कर सकता है, हमें कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। और जैसे हमें कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है, जो हमारे रजिस्टर्ड मदरसे हैं, हम उनके अंदर समय समय के ऊपर हम निरीक्षण भी करते रहते हैं। कासमी साहब के आवाज थोड़ी इंटरप्ट हो गई। कासमी साहब, आपकी आवाज में थोड़ी अवरुद्ध हो गया है, एक बार उसको देखना होगा। तब तक राजेश बिष्ट साहब का रुक कर लो। अब आवाज हाँ, अब आ रही है, कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। हाँ। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि मदरसा बोर्ड की जो सीमाएं हैं उससे रहते हुए हमने जो हमारे नियमित मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनमें हमने एनसीईआरटी को भी लागू किया और उसके साथ साथ हम उनके हर चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। ये भी ध्यान रखते हैं कि उनकी हर चीज पर हम मॉनिटरिंग करते हैं उनकी। नहीं, ये बता दीजिए कासमी साहब, ये बता दीजिए, अब आप जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन क्या ये जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन कराने की, क्या ये प्रोसेस जटिल है? क्या ये प्रोसेस डिफिकल्ट है? क्या इसीलिए इतने सारे मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हो पाए, उनके पास दस्तावेज नहीं हो पाए? समस्या कहाँ रही? इसमें जटिल नहीं है। दरअसल उन्होंने जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उनके अंदर अनडिसिप्लिन पैदा किया और उन्हें छोड़ दिया कि जैसे चाहो करो। आज ये सरकार अगर नियमित करने की और वैध करने की बात करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मेरे पास अनेकों लोगों के फोन आ रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये बताइए कि सरकार कहीं आपके साथ भेदभाव कर रही है? तो वो मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। तमाम योजनाओं में हमारी सरकार ने, यानी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर कच्चे मकान पक्के हुए हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ है। ठीक है। एक प्रोग्राम में था मुसलमानों के, तो वहाँ
वहाँ सारे संचालक थे हमारे, उसमें उलामा थे, सारे विद्वान थे। मैंने उनके सामने एक मेहू वाला गांव है यहीं पे अपने मेहू वाला जो अपने देहरादून में एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने हमसे कहा कि मेरी माँ बच गई, क्योंकि हमारे पास अगर आयुष्मान कार्ड ना होता तो हम अपनी माँ को नहीं बचा सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि बगैर भेदभाव के जैसे सरकारों की जिम्मेदारी है उन सबकी देखभाल करने की, वो हो रही है। अब ये जो आपने सवाल किया कि ये मदरसे रजिस्टर क्यों नहीं करा पाए, भाई रजिस्ट्रेशन में क्या है कि इनकी जवाबदेही होगी, ये जवाबदेही नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि इनके आय का और इनके खर्च का पता चले। तो उन्हें हमने ये कहा कि ये इस्लामिक, अगर किसी भी धर्म को आप मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, तो आपको ये बताना भी आपका फर्ज है कि आपकी आमदनी क्या है, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो कौन है, उनकी बैकग्राउंड क्या है। देवभूमि एक ऐसा राज्य है कि जहाँ हमें हर तरह से सतर्क रहना है, सतर्कता बरतनी है। हमें उन बच्चों का भी वेरिफिकेशन करना है जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने उन्हें डिसिप्लिन में लाने का जो प्रयास है सरकार का, वो कोई भेदभावपूर्ण नहीं है, न उसके खिलाफ है। ये तो विपक्षी दल और खासतौर से कांग्रेस का क्योंकि वोट हाँ, तो यही बात है ना कासमी साहब, ये समझने की जरूरत है, समझाने की भी जरूरत है। ठीक है राजेश बिष्ट साहब, अब देखिए एक सवाल यह भी बनता है, छोड़िए बात उत्तराखंड में देहरादून की कर लीजिए, उधम सिंह नगर की कर लीजिए, पौड़ी की कर लीजिए, कहीं की भी कर लीजिए, कार्रवाई तो हर जगह हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में अभी तक सील भी कर दिया गया है। जिस ओर कासमी साहब इशारा कर रहे हैं कि पुराने कांग्रेस की सरकार से ये सारी चीजें निकलकर सामने आई और उसका अभी हश्र देखने को मिल रहा है। लेकिन सर लोग फिर आपसे यह भी पूछते हैं कि भाई आप भी तो लगातार दूसरी टर्म में, 8 साल आपको भी आसपास हो गया, तो इतने लंबे समय तक क्या इन सारी चीजों पर आपकी भी नजर नहीं गई? कासमी साहब से भी मैंने वो सवाल पूछा। और यदि अब जब सील कर ही रहे हैं तो क्या वो परमानेंटली सील हो जाएंगे या फिर उनको मॉडिफिकेशन या फिर अपने दस्तावेजों को जमा करके सुचारू रूप से चलने की भी अनुमति दी जाएगी? क्या है माजरा बिष्ट साहब? कुणाल जी, मैं मुफ्ती कासमी साहब की जिन बातों का उन्होंने पूरे देश को आईना दिखाने का काम किया, हाँ। एक मतलब मैं एक भद्र मुसलमान होने का मतलब एक शिष्ट मुसलमान होने का जो इन्होंने पर्याय यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिया है, ये अपने आप में इस देश के सभी मुसलमानों के लिए सीधा संदेश है कि धर्म की पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति, इस देश से प्रेम करना और सही शिक्षा का इस्तेमाल सही पटल पे करना, वो मुफ्ती साहब के इस देश के प्रत्येक उस मुसलमान को सीखने की जरूरत है जो धर्म की आड़ में कांग्रेस के सपोर्ट में गलत, छोटी और निम्न वर्ग की राजनीति करके इस देश के अंदर जो सौहार्द खत्म करने का काम कर रही है, उससे बाहर निकलने का काम करनी चाहिए। मैं मुफ्ती साहब को आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट करता हूं कि ऐसा शिक्षित मुसलमान इस देश को चाहिए, तभी एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति हमें राष्ट्रपति मिलेगा दोबारा, तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुफ्ती साहब मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। ठीक, एक बात तो उनके वक्तव्य से स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अवैध मदरसों को पनाह देने का काम, संरक्षण देने का काम, और अगर मैं कहूं, अगर मैं गलत ना हूं अपने शब्दों से, तो मुझे ये समझ आता है उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करवाने का काम भी जरूर कांग्रेस ने किया होगा। तो ये अपने आप स्पष्ट होता है कि कांग्रेस शासित प्रदेश चाहे उत्तराखंड में जब सरकार रही, इन्होंने संरक्षण दिया जो बिल्कुल नियमों के खिलाफ था। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार कई वर्षों से जब इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, क्योंकि ये जिनको वोट बैंक मानते हैं, आज मैं बता देता हूं कि अधिक आबादी मुसलमानों की शिक्षित हो गई है, वो कांग्रेस के इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहती है, कांग्रेस के बरगलाने में नहीं आना चाहती है। और कांग्रेस का दो मुहा चेहरा उन्होंने देखा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाइयों की आवश्यकता चुनाव के टाइम पे पड़ती है, वोट से ज्यादा मुसलमान भाइयों के हक अधिकार के बारे में वो बिल्कुल कुछ नहीं सोचते हैं। मुफ्ती साहब ने इतना बढ़िया उदाहरण दिया आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने तो कहा मुस्लिम संगठन, लेकिन बिष्ट साहब फिर मुस्लिम संगठन इतना विरोध क्यों कर रहा है? क्या उन्हें ये सारी चीजें पता नहीं है या फिर उन्हें अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश हो रही है? आप क्या सोच रहे हैं? देखिए कुणाल जी, इसमें मेरे को जो बात समझ आती है तो स्पष्ट रूप से सिर्फ ये है कि मैंने एक बात जो शुरू में कही कि इस देश के अंदर शिक्षित मुसलमान होना बहुत जरूरी है। ओके। जो व्यक्ति शिक्षित है उसे इस धर्म की आड़ का सहारा लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। वो शिक्षा के साथ साथ इस देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान देना चाहता है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ धर्म की शिक्षा ली है, जो इन अवैध मदरसों के अंदर कहीं पर भी
क्वालिफाइड बनकर नहीं निकल रहे हैं, वो सिर्फ उनकी सोच और उनकी जो मंशा है वो वहीं तक सीमित है, जिसके कारण अधिक संख्या उन लोगों की हो गई है जो शिक्षा से कोई जिनका सरोकार नहीं है। कांग्रेस ऐसी ही भीड़ चाहती है जो शिक्षित ना बने, सिर्फ और सिर्फ वोटर बन के कांग्रेस को पोषित करने का काम करे। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उन्हें पोषित करेगी, और अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं होगी तो कांग्रेस प्रयास करेगी कि ये फले फूले और ऐसे अवैध मदरसों की संख्या इस देश के अंदर अधिक से अधिक हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के होते हुए इस देश के अंदर कहीं पर भी अवैध मदरसे नहीं चलने चाहिए। अगर उनको मदरसे चलाने का एक सिस्टम मालूम है तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन के बाद आप धर्म की शिक्षा दीजिए, लेकिन साथ साथ इस देश में होने वाले पाठ्यक्रम की भी शिक्षा दीजिए। इस देशभक्ति के भी किस्से उनको बताने की जरूरत है। इस देश का मुसलमान खराब नहीं है, उसे कांग्रेस पार्टी खराब ठीक है ओके, नहीं ठीक कह रहे हैं आप बिष्ट साहब। आप देखिए, अब कासमी साहब जुड़े ही हैं, तो कासमी साहब अब एक बात आप ही बता दीजिए। आपने बहुत सारी चीजें स्पेसिफाई की, क्लियर की, ठीक है, लेकिन तमाम आवाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जो आपको सुन समझ रहे हैं, जो शायद आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं इसीलिए विरोध कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जल्दी से, समय कम है। देखिए राजेश जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हाँ। उन्होंने ये मेरी बातों को सराहा। मगर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपसे हाँ। कि अभी जिस दिन हमने थोड़ा फोन को अपने पास ले आइए सर। हमने शनिवार को सारे संचालकों को बुलाया था, और जो हमने मंजूरी जिन्हें दी है हमने उनसे स्पष्ट किया, और उसमें दिल्ली से एक बड़ी तंजीम के एक जिम्मेदार आदमी आए थे। ठीक है। हमने उन्हें अपने साथ बिठाया, हमने उनका सम्मान किया, और हमने उनसे कहा कि देखो, उनकी मौजूदगी में कहा कि इनसे पूछिए, ये मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं ये वो बच्चे हैं जो गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, कहीं नहीं पढ़ सकते। आप इनके लिए ये बताइए कि 60 साल में आपने एक ऐसी पार्टी का सपोर्ट किया कि जिन्हें 60 साल के अंदर आज एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा होते। सही कहा राजेश जी ने कि आज हमारे अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं पैदा हो रहे? नहीं, ठीक है, बिल्कुल। कौन है कि जो वीर अब्दुल हमीद का सम्मान नहीं करता? यही सरकार करती है, यही पार्टी करती है, चाहे उस्मानिया ब्रिगेडियर रहे हो या वीर अब्दुल हमीद रहे हो। सबसे पहले अगर सम्मान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, चाहता हूँ, ठीक कह रहे हैं, करना चाहता हूँ। तो हमने मदरसों के संचालकों से पूछा कि बताओ आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? सबने एक सुर में कहा कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं है। आप बताइए कि आपको हमने इन गरीब बच्चों के लिए एनसीईआरटी लगाई है, आप क्या गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देना आपका फर्ज नहीं है? चलिए ठीक है, एजुकेशन तो अलग डिबेट का इशू हो जाएगा, लेकिन आज जो अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बात हम कर रहे थे उससे यह निष्कर्ष आप दोनों के माध्यम से निकल कर आया है कि जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। समय का अभाव है, क्षमा कीजिएगा। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई उत्तराखंड में हो रही है वो लगातार जारी है, आगे भी संभवतः होते रहेगी, लेकिन इसके मध्य में यह निकल कर आया है कि जब दस्तावेज ही नहीं होंगे आपके पास, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ होगा तो कार्रवाई तो होगी। अब ऐसे में कौन सा संदेश सरकार सही माध्यम से लोगों तक पहुंचाए ताकि वह इन बातों को समझे, या फिर किसी कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति भी सरकार के समक्ष दर्ज कराए, तभी उत्तराखंड में अमन और चैन की फिजा लगातार बरकरार रह सकती है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।